रैगर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। सर्व श्री रैगरान पंचायत अजमेर पट्टी पंचायत संस्था 210 गांव अजमेर ने प्रति वर्ष की तरह इस बार भी रैगर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान दिनांक 15 अक्टूबर 2023 रविवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह चतुर्भुज हिंदुनिया सेवानिवृत्त AS रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता भूडोल के पूर्व सरपंच खेताराम नुवाल ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रामप्यारी हिनुनिया, गायत्री रेलिया सहकारिता निरीक्षक कर्नल दुर्गा लाल बदलोटिया, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय रैगा महासभा डॉक्टर राजवीर कुलदीप, सहायक आचार्य JLN हॉस्पिटल अजमेर अमराराम महाराज, गजेंद्र सिरोया पंचायत समिति सदस्य लामाना रमेश उदनिया, रामसर अध्यक्ष रामसर चौमालिसा, रामगोपाल मौर्य मसूदा परगना अध्यक्ष, देवीलाल तगाया सेवानिवृत्त शिक्षक जालिया सेकंड, रामचंद्र देतवाल प्रधानाध्यापक जालिया सेकंड, मोहनलाल तुंगरिया, सतीश किराडिया मिस्त्री नसीराबाद, ओम प्रकाश भंडारी डिगी अजमेर, प्यारेलाल तुंगरिया बोर्ड ऑफिस अजमेर, राम प्रसाद मुनोट टाटोटी, चिमन लाल मौर्य गगवाना, चेतन सुनारीवल, सुखदेव आरटिया समाजसेवी विजयनगर, देवीलाल नींदरिया पार्षद शाहपुरा आदि विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी जिले के 300 से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, भारत के संविधान की उद्देशिका देकर सम्मानित किया, जिसमें राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने वाले, खेल के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, अधिस्नातक, स्नातक, 12वीं, 10वीं प्रशिक्षण कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले रैगर समाज के प्रतिभाशाली महिला पुरुष छात्र छात्राओं को एवं भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रैगा समाज के आदर्श स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज, संत रविदास जी महाराज की तस्वीर के दीप प्रज्वलित करके पुष्पहार अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत तिलक माला, साल, साफा और स्मृति चिन्ह से संस्थान के अध्यक्ष राम प्रसाद सुनारीवल, कोषाध्यक्ष रतनलाल उदैनिया और विभिन्न गाँव से आए हुए प्रतिनिधियों ने किया। कार्यक्रम में लगभग अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि व्यक्तियों को असफल होने पर हार नहीं माननी चाहिए। विद्यालय नहीं जाने वाले बालक बालिकाओं के कारण का पता लगाकर समाधान करके निम्न वर्ग के बच्चों को स्कूल जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियां जैसे मृत्यु भोज, शराब प्रचलन, बाल विवाह आदि अनेक बुराइयों को भी समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गरीब परिवार की लड़कियों को उचित मार्गदर्शन देकर शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए और कहा कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। सभी ने बच्चों को प्रेरणादायक बातों से बच्चों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्थान के महासचिव दिनेश बोहरा नसीराबाद ने किया। ऐतिहासिक रूप में, राजनीतिक रूप में हमारे इतिहास लुप्त होता जा रहा है। मेरा तो एक ही पुरजोर सभी से निवेदन है, हमारा कहीं भी राजनीतिक पिता नहीं है। नौकरशाह से जुड़े हुए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप और हम जो बैठे हैं सब अच्छी तरह से जानते हैं। लॉबिंग जो शुरुआती लॉबिंग तो ठीक है, सरपंच आपको मिलेंगे, पार्षद आपको मिलेंगे, लेकिन MLA MP समाज के घटते जा रहे हैं। हमने इस संस्था के माध्यम से हर बार, ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हम अखबारों में नहीं देते हैं। यहाँ जो राजनीति से जुड़े हुए उनको पता है, हमने पार्टी के दोनों पदाधिकारियों से जयपुर तक, दिल्ली तक, अजमेर भी आते हैं, तो इस लेटर पैड पे हम हमेशा के लिए एक ही मांग करते हैं कि समाज के किसी भी बंदे को, वो किसी भी पार्टी का है, जिस पार्टी से आपकी सेवा समाज में वो कर रहे हैं और हमारे समाज का अगर आप देते हैं तो समाज आपके पूरा सहयोग और सपोर्ट में तैयार रहेगा। अब पार्टियां किसको देती है वो आप भी जानते हैं, फिर भी इस बार भी हमने दोनों ही पार्टी के मुखियाओं को पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखी है। अजमेर दक्षिण रिजर्व सीट है, अजमेर के लिए हमने मांग रखी है, बीजेपी से भी रखी, कांग्रेस से भी रखी, BSP से भी रखी, सभी से रखी है। अब राजनीतिक पार्टियां जो समाज को देगी तो समाज भी उसका साथ देंगे। राजनीतिक पार्टियां नहीं देती है, समाज बैठ पे उस पर विचार करेगा। मेरा एक निवेदन है, पार्टियां उसी को टिकट देती है जो पार्टियों में काम करते हैं। हमारे यहाँ बीजेपी में भी पार्षद लॉबी लगी हुई है, वो काम करती है बीजेपी के रूप में, समाज के लिए वो भी सर्वोपरि है। कांग्रेस में भी लॉबिंग जो पार्षद लॉबी से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, वो
पार्टी में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी अपने स्तर पर पूरे प्रयासरत हैं। कल अखबार में इस प्रयास को पढ़ के हमें इस बात की खुशी हुई कि पार्टी में 2 नामों पे विचार चल रहा है, उसमें एक नाम अपने समाज का भी नाम उसमें आया है। तो ये हमारे लिए सर्वोपरि बात है और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी कोई भी हो, अगर वो। नमस्कार आप सभी को, बड़ों को मेरा प्रणाम। 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। यह तहजीबों का संगम है, यह तहजीबों का संगम है, दुनिया इसे भारत कहती है, तुलसी के दोहों के संग गालिब की गज़ल भी रहती है। आज यहाँ पर सभी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं हमारे समाज के बच्चे, जिन्होंने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी को क्रैक किया हो, तो उन लोगों को यहाँ पर आज पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को और जिन्होंने अभी नए नए सिलेक्शंस लिए हैं जॉब में, उन्हीं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। हम सब जानते हैं कि हमारा समाज किस स्टेज पर है। ज़्यादा तरक्की नहीं करी है हमारे समाज ने, आज भी हम उसी पिछड़े हुए दौर में है, ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए हैं। अगर आप लोग मेरे बारे में जानते हैं तो जानते होंगे कि मैं किस एरिया से बिलोंग करती हूँ, डिग्गी बाज़ार। आज भी वहाँ की स्थिति आप जाके देखिए कैसी है। वहाँ पे बच्चे जब पढ़ते हैं, मैं वहाँ बहुत बार जाती हूँ, मेरा मन हमेशा वहाँ जाने के लिए आतुर रहता है। वहाँ के बच्चों से मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो देखती हूँ कि बच्चे अभी भी वहाँ खूब मेहनत कर रहे हैं, पर उन बच्चों को वो सुविधाएं और जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए एक्चुअली में वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ अभी भी वही मध्यम दर्जे के लोग रह रहे हैं जो कि सिलाई या मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं या उनको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे समाज के अंदर जो लोग अगर अच्छी पोस्ट पे आ गए हैं, जैसे आज मैं हूँ, मैं नहीं कहती कि बहुत अच्छे लेवल पर आ गई हूँ, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि समाज के अगर कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो हम उसका साथ दें, उसको आगे लाने की कोशिश करें। अगर हम सक्षम हैं तो हम दूसरों को भी उंगली पकड़ के आगे लाने की पूरी कोशिश करें। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का ध्येय क्या हो जाता है। बहुत बार जो जॉब लग जाते हैं वो अपने आप को किस रूप में देखते हैं, या फिर किस रूप में हमारी परवरिश होती है कि अच्छा पढ़ जाओ, अच्छी जॉब लग जाओ और उसके बाद एक अच्छी जगह शादी हो जाए। लड़की ग्रेजुएशन कर गई या मास्टर डिग्री हासिल कर ली तो हमारे मन में विचार आता है कि एक अच्छा जॉब वाला अच्छा लड़का मिल जाए, और लड़का अगर जॉब वाला हो गया तो पेरेंट्स के मन में ये धारणा घर कर जाती है कि एक अच्छी पढ़ी लिखी के साथ अच्छी हाईफाई फैमिली वाली और या फिर जॉब वाली लड़की हमको मिल जाए। तो ये मानसिकता हमारे मन में क्यों आती है? मतलब हम उस दायरे से नहीं निकल पा रहे हैं अभी तक। हमारी सोच यह होनी चाहिए कि अगर हम जॉब लग गए हैं या हम अच्छे से सेटल हो गए हैं तो किसी गरीब परिवार की बच्ची को हम हमारे घर की बहू बनाएं, उसको अपने साथ लाएं, उस एक परिवार को सक्षम बनना चाहते हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम पहुंचेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है। आपको पता है 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे। क्या अचानक उनके मन में विचार आ गया होगा कि आज मेरे को चांद पे घूम के आना है? क्या एक दिन के अंदर वो पहुंच गए होंगे क्या? नहीं ना, उन्होंने तैयारियां करी होगी। 1969 से पहले हो सकता है 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले उनके मन में विचार आया होगा कि देखो मुझे वहाँ चांद नज़र आता है और मुझे वहाँ जाना है। तो उसके पहले उन्होंने कितना सोचा होगा, कितनी स्टडी करी होगी, कितनी तैयारी करी होगी, तब जाके वो उस चांद पे पहुँच पाए होंगे। हमने देखा 2019 के अंदर चंद्रयान 2 हमारे भारत देश की तरफ से गया था। क्या हुआ? सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन था वो असफल हो गया। क्या हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हार मान ली? क्या नहीं मानी ना। 4 साल लगे, हमने फिर कोशिश करी और 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे भेजा और 23 जुलाई को हमने उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। तो ये था हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का जज्बा कि हार मानकर भी हम हारे नहीं। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है।
तो साथियों, अगर हम किसी एक अटेम्प्ट में अगर असफल भी हो जाए तो हमको निराश नहीं होना है। आज कलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की जयंती है, आप सभी को पता है। उन्होंने कहा था कि फेल का मतलब फेल होना नहीं होता है, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की दिशा में पहला कदम। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हम किसी फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, पर हमको निराश नहीं होना है, हमें हार नहीं माननी है। अगर हमने अपने मन से हार मान ली तो फिर समझ लीजिए खुद से हार गए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती है। इसलिए हमें खुद से हार नहीं माननी है और हमें कोशिश करनी है, और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी यह कोशिश करनी है कि हम बच्चे को मोटिवेट करें। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में सक्सेस नहीं ला पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसका प्राइवेट फील्ड के अंदर जिसमें उसका इंटरेस्ट है हम उसकी तरफ उसको लाने की कोशिश करें, थोड़ा उसके पैसे वगैरह उस पर इन्वेस्ट करके हम उसको बिजनेस खुलवाने की कोशिश करें। और अभी ऐसा भी नहीं, अगर हम मध्यम वर्ग के परिवार से हैं और फिर भी अगर हमें लगता है कि हम फाइनेंशियली इतने मतलब स्ट्रांग नहीं हैं कि हम किसी बिजनेस को कर सके, तो आप देखिए अभी जिला उद्योग केंद्र की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यम योजना चल रही है, जिसके अंदर 25 लाख तक से और करोड़ों में भी लोन दिए जा रहे हैं, और उसके अंदर हमें सब्सिडी भी दी जा रही है। तो मतलब हमें इन चीज़ों की और बिजनेस सेक्टर में भी ध्यान देना है कि हम उसके अंदर भी आगे आए। आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग हो सकता है अभी और आगे के लिए तैयारी करेंगे। हमारे मन में ये विचार आता है हम RS बन जाए, IAS बन जाए, पर साथियों कभी ये विचार आता है कि हम क्यों बनना चाहते हैं? क्या वो एक लाल बत्ती की गाड़ी, या फिर वो मिलने वाला पैसा, या फिर वो कुर्सी की चमक, क्या सिर्फ वही हमें आकर्षित करती है क्या, कि जिसकी वजह से हम उस ओर जाना चाहते हैं? क्या वास्तव में यही ध्येय है कि हमें वो लाल बत्ती की गाड़ी लेनी है, या हमें उस कुर्सी पे जाके बैठना है और हमें राज करना है, इसलिए हम RS IAS फाइट करना चाहते हैं? साथियों, दोस्तों, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास में एक बच्चा भीख मांगने के लिए आता है और उस समय अगर आपके मन में सिर्फ उसको पैसे देने का विचार आता है तो गलत है। आपके मन में अगर ये विचार आता है कि ये भाइयों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, हमारे समाज में जन्मे संत महात्माओं, मेरे प्रेरणा के स्रोत बाबा साहेब आम्बेडकर और मेरे स्वयं के माता पिता के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबका, खास करके आज के जो आयोजकगण हैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो है मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पे यहाँ बुला करके मेरा मान बढ़ाया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके लिए प्रोग्राम किया गया है उन सबको, जिनकी नौकरी लगी है, जिनका किसी अच्छी इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन हुआ है, उन सबको मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ साथ जो है, जो हमारे समाज के कर्णधार बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत करके उस दर्जे पे पहुंचे हैं, 75%, 80%, 85% मार्क ला करके जो है अपने आप को जो है ऊंचा उठाने की और समाज को गौरव प्रदान करने का जो काम आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है कि आप भी जो है अपने जो है जो चुने हुए रास्ते हैं आपके, उन सब में आप सफल हो। आप सबके लिए एक सम्मिलित और एक ही जो है मेरी तरफ से जो है एक एडवाइस है कि हमको जो है कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो अपना रास्ता पार कर चुका हो, लेकिन हम सबको जो है एक जिंदगी में एक एम लेकर के चलना चाहिए, एक उद्देश्य बना के चलना चाहिए, एक डेस्टिनेशन जो है वो तय करना चाहिए कि मेरे को जो है यहाँ पहुँचना है। और वो जो डेस्टिनेशन है, वो जो आपका जो एम जो है, वो जो आपकी काबिलियत है, उस काबिलियत से तकरीबन 4 गुना बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो है आप सोचते हैं कि मैं
1 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखता हूं, तो आपका एम जो है, आपका इरादा जो है जिंदगी में होना चाहिए कि नहीं, मैं 4 किलोमीटर की दौड़ तय करूंगा। इसलिए आपका इरादा बड़ा हो, सोच बड़ी हो, और उस सोच तक, उस इरादे तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उन लक्ष्यों को हासिल करते हुए अंतिम छोर तक पहुंचना है। और इसको पहुंचने के लिए हर आदमी को पता है, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम सब ने जो है बहुत कड़ी मेहनत की हुई है, अपने आराम का जो है हमने त्याग किया है, और हमारे पास जो संसाधन है छोटे बड़े थोड़े बहुत, उनका सही इस्तेमाल करते हुए हमने जो है आगे बढ़ा है और आगे बढ़ना है। बहुत कुछ जो है मैडम ने कह दिया समाज के बारे में, तो ज़्यादा जो है समाज की बुराइयों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अखिल भारतीय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज है कि हमारे समाज के बारे में 2 शब्द अवश्य बोलूं। हमारा समाज आज किस मोड़ पे खड़ा है, किस जगह खड़ा है, हमसे छुपा हुआ नहीं है। न हम सामाजिक तौर पे, न ही आर्थिक तौर पे, और न ही जो राजनीतिक तौर पे जो है हमारा कोई अस्तित्व आज बना पाए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग पढ़ लिख तो गए हैं, हमने पैसा भी कमा लिया है, लेकिन हमारा जो है आइडेंटिटी क्राइसिस, और समाज के सभी वर्ग के जो सदस्य हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और इतने बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए आयोजन कमेटी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं। जैसे कि मैं जब 2010 में यहाँ अजमेर आया, आज करीब 13 साल अजमेर हो चुके हैं आए हुए, तो 2010 में एक अनजान शहर में जब मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं अपने समाज के लोग यहाँ है भी या नहीं, या किसी से मुलाकात भी होगी या नहीं होगी। एक विडंबना जहन में रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि अपने तो अपने होते हैं, कहीं भी हो कुछ न कुछ ढूंढ ही लेते हैं। तो जब अपने समाज बंधुओं से मेरी मुलाकात हुई, एक अपनत्व महसूस हुआ। यहाँ मंच पे उपस्थित खेताराम जी हैं, प्यारे लाल जी हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, जगदीश जी हैं, शंकर लाल फुलवारी जी है, काफ़ी सारे अपने समाज बंधुओं के साथ मुलाकात हुई और इस समाज का हिस्सा बने। तो धीरे धीरे बहुत सारे सामाजिक प्रोग्रामों में बहुत सारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और ये महसूस हुआ कि वास्तव में हम जहाँ भी जाए, हम समाज के बीच में रहें तो बहुत बेहतर हम लोगों के लिए रहता है। और ये एक समाज की ही ताकत है, उनसे जुड़े रहने की ही ताकत है कि आज इस मंच के ऊपर मुझे मान सम्मान मिला, प्यार मोहब्बत मिली, और मेरे से भी बड़े उम्र के लोगों को भी मुझे सम्मान करने का मौका मिला है। तो ये एक समाज की ही ताकत है। और भी बहुत सारी बातें समाज से जुड़ी हुई हमारे बीच में रहेंगी। आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि सामने के जो एक हमारे बीच में जो हैंडबिल लगा हुआ है, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, तो हमारे ही समाज का जो विकास है वो वास्तव में हम लोगों के ही हाथ में निहित है। आज हम सभी लोग छोटे छोटे परिवार से निकल के, मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर हम सभी लोग जो सक्षम हैं वो अपनी समर्थता के अनुसार अगर परिवार का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले के लिए अगर कुछ सोचें, तो हमारा समाज जो है डेफिनेटली धीरे धीरे आगे ग्रोथ कर सकता है। बहुत सारे सर्विसमैन लोग भी हमारे समाज के बीच में विराजमान हैं। उनकी भी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि अपने समाज के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें।
और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सर्विस में लोग हैं, वो समाज का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी उनको दे सकते हैं। हमारे समाज में व्याप्त बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनके लिए भी इन लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि उन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए इनको पहल करनी चाहिए। तो जो पढ़े लिखे समाज के जो लोग हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हमारे समाज के प्रति बनता है कि वो हमारे समाज को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें, समाज में व्याप्त कुरीतियों की तरफ ध्यान दें और उनको नष्ट करने के लिए बात करें। अभी मंच से भी ये आह्वान किया गया है कि हमारे समाज में जो व्याप्त मृत्यु भोज है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इसी तरह से बाल विवाह पे पाबंदी लगाई जाए और विशेष रूप से शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और शिक्षा में भी मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार जो जितना सक्षम है वो अपने परिवार के, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और ख़ास तौर से अगर संभव हो तो अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अंग्रेजी जो है एक ग्लोबल भाषा है। अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी विषय में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आगे चल के आपके बच्चे की बेहतरीन प्रोग्रेस होगी। और इसी तरह से आज ये जो एक छोटा सा हैंडबिल जो करीब करीब आप सब लोगों के पास पहुंच चुका है, इसका अगर सेकंड पेज आप खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें, कुछ बेहतरीन बातें इसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु के समय मृत्यु भोज नहीं करें और मृत्यु के दौरान जो भी फंक्शन होता है उसमें रुपयों का लेन देन नहीं करें। इसी तरह से मैंने स्वयं ने भी हमारे समाज के बहुत सारे मंच के ऊपर भी मैंने आह्वान किया है कि हमारे बहुत सारे सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं कि बहन की या बेटी की शादी होती है तो हम उसमें मायरा भी भरते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम अगर मायरा भरने का काम करते हैं तो उसके पहले हम लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी जो भी बहन बेटी जिसकी भी शादी हो रही है वो पैसा अनावश्यक रूप से खर्च न करके उसकी शिक्षा में वो पैसा खर्च किया जाए तो शायद उसका उज्जवल भविष्य बन सकता है। ये हमें देखने को मिलता है कि हम मायरे में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, शादी में हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे के जन्म पे जो हम डसोटन करते हैं उसमें भी हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। ये सारा पैसा केवल और केवल दिखावे के रूप में हमारे समाज के लोगों के बीच में खर्च होता है। लेकिन जब हम रिजल्ट देखने की बारी आती है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, उसको अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, उसको उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग करानी है, तो उस समय हमारे लोगों की जेब हल्की हो जाती है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि इस तरह के जो फिजूल खर्ची है उससे बचने की कोशिश करें और अपने वो जो पैसा है, जो पैसा बचता है उससे अपने परिवार के बच्चों के ऊपर खर्च करें, अपने समाज के बच्चों के ऊपर खर्च करें, अपने जो बहन बेटी है उनके बच्चों के ऊपर वो पैसा खर्च करें। अगर इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सुधार का व्यक्तित्व अगर हम कर रहे हैं वो है प्रतिभा का सम्मान। प्रतिभा किसे माने? प्रतिभा जो हमारे सामने है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो सम्मानित हो रही है। आज इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने से पूर्व मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री खेताराम जी पाल साहब, जो इस संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसके अध्यक्ष जी श्री राम प्रसाद जी सोनारीवाल जी, कोषाध्यक्ष जी और सचिव जी, और सबसे बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आज यहाँ है कर्नल साहब श्री दुर्गालाल जी साहब। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और पहचानता हूँ। समाज में
उनका काफ़ी योगदान रहा है और आज की स्थिति में वो अखिल भारतीय रेगा समाज के उपाध्यक्ष भी हैं। जब इस तरह की शख्सियत हमारे बीच में है तो हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। समाज के लिए हर वक्त हर पल खड़े रहने वाले, दिशा देने वाले हमारे सामने यहाँ पे है। मैं इस मंच के माध्यम से जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि का सम्मान आज दिया है, मैं केवल 2-4 बातें एक प्रशासनिक अधिकारी रहने के कारण आप लोगों को साझा करना चाह रहा हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं में कई तरह की बातें कही जो हमारे समाज के लिए सोचने योग्य है। हमारे एडीओ साहब श्री मंडावड़ा जी भी यहाँ पे विराज रहे हैं। समय समय पे हमें उनका उद्बोधन मिलता रहता है और दिशा भी मिलती रहती है। मैं जो बात कर रहा था वो यह है कि एक प्रशासनिक अधिकारी समाज को क्या दे सकता है। समाज ने जो मुझे दिया है मैं उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मेरे एज ग्रुप के लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो 70 साल से उम्र से ज़्यादा हैं, उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को देखा होगा। हम सबसे पीछे की लाइन में बैठते थे। दरी सवर्ण जाति के लिए होती थी और हमारे लिए रेत होती थी। इस बात को आज की पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। जो मुकाम बाबा साहब ने जो खींचकर हमारे सामने लाए और जिस पे हम आज खड़े हैं, हम उसको सुरक्षित भी नहीं रख पा रहे हैं। आगे बढ़ाने की बात तो आगे की है, लेकिन हम जो कुछ आज प्राप्त कर सके हैं उस पर भी आज कायम नहीं है। क्यों? अभी बात समाज की चल रही थी कि समाज को दिशा देना चाहिए, समाज को सुधारना चाहिए, समाज में कई तरह की कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करना चाहिए। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं इसके साथ ही। समाज क्या है? परिवार समाज की इकाई है। परिवार सुधरेगा, समाज अपने आप सुधरेगा। अगर हम हमारे परिवार को अगर नहीं सुधार पाए तो समाज तो एक बहुत बड़ा सपने की बात है। सबसे पहले हमें हमारे जो निगाह है वो हमारे परिवार के मेंबर्स पे होनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चियां क्या कर रही है, परिवार के और दिगर जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, समाज को वो क्या दे पा रहे हैं। क्या वो दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमने केवल समाज से लिया है, हम समाज को देना नहीं चाह रहे। और यही एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिस पे हम विचार करें कि हम समाज को क्या लौटा सकते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजस्थान के 18 जिलों में मेरी सेवाएं रही है और जिन लोगों ने मुझे नेतृत्व दिया उन्होंने मुझे यह सिखाया कि जब तुम सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो पीछे मुड़कर मत देखना कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारा जिला कौन सा है, तुम्हारी तहसील कौन सी है। और यही वजह रही कि मैं जहां भी गया मैंने मेरा ट्रांसफर कभी कैंसिल नहीं कराया। सरकार जब हमें ये उपलब्धियां दे रही है, हर चीज ऐसा हमारे लिए वो कर रही है, तो हम वो सेवा के क्षेत्र से पीछे क्यों हटे? हमें उस सेवा जो सरकार ने हमारे माध्यम से सौंपी है मैं लेकर नहीं आया, वो हम पूरी करें। पर उन्होंने दे दी। आज गांव की स्थिति यह है, मैं भी गांव का ही हूं। गांवों की स्थिति आज यह है कि मेरे जितने भी ये बुजुर्ग भाई बहन जो बैठे हुए हैं,
इनमें से मेरा ख्याल है 95% लोगों के पास में, किसी के पास में 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 5 बीघा जमीन है। ऐसा कोई काश्तकार इनमें से मुझे साहब 30 बीघा जमीन मेरे पास है। और ये 5 बीघा जमीन भी हमारे पास अगर बची हुई है तो इसके पीछे जो थीम है वो है हमारे बाबा साहब की, वरना ये जमीनें भी हमारी कभी की निकल जाती। सरकार ने जो हमारे लिए नियम बनाए कि शेड्यूल कास्ट की जमीन कहीं नहीं जाएगी, सवर्ण जाति का व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकेगा, ये इसलिए बची हुई है। अगर ये प्रतिबंध अगर सरकार अगर नहीं लगाती तो ये 2 बीघा जमीन भी हमारे पास नहीं रहती। आप लोगों के पास में 1.5 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, कब्जा है, लेकिन रिकॉर्ड में कब्जा आपका नहीं बोल रहा है। हर साल 91 का नोटिस आपको मिलता है, लेकिन कब्जा आपके हक में नियमन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ी कमी यह है कि एक तो हमें जागरूकता की कमी है, और हमारे जो अलंबरदार बनते हैं, जो हमें दिशा देने की बात करते हैं, कहीं न कहीं चूक उनसे भी होती है। वो जो हमारे जो मूल मुद्दे हैं, जो हमारे आर्थिक रीढ़ से संबंधित हैं, उन पे वो गौर नहीं करते हैं। ये मैं मानता हूँ कि हम में से इस चीज़ को समझने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन अगर वो दिशा पूरी मिल जाए तो आप लोगों को हक मिल सकता है। मैं यहाँ बखान करने नहीं आया मेरी बात का, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने मेरे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में कम से कम 8,000 लोगों को ज़मीन दी है, और 8,000 लोगों में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50,000 बीघा ज़मीन मेरे हाथों से दी है। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारी प्रतिभाएं यहाँ से निकल रही है, वो ऐसा क्षेत्र चुने जिससे आम समाज के लोगों को, गरीब लोगों को और अपने लोगों को फायदा मिले। मैं चाहूँगा कि हमारी दिशा तय होने के साथ यह भी हो कि हम हमारे बच्चों के लिए पूरी कोशिश करें कि बच्चा उस क्षेत्र में जाए जहाँ हमारे समाज को लाभ मिले। जिला करौली, जिला सवाई माधोपुर, जिला टोंक और जिला अलवर, इनकी बात मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि वहाँ लोगों में एक जागरूकता है कि एक काश्तकार के पास में अगर 18 बीघा ज़मीन है तो वो आधा बीघा ज़मीन अपने बच्चे के लिए सुरक्षित रखता है, उसको बेच के पढ़ाने के लिए। और हमारे पास तो दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास 1 बीघा ज़मीन ही पूरी नहीं है, हम बच्चे को करेंगे क्या? लेकिन इसके विकल्प हैं हमारे पास। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, आप में दिशा देने की क्षमता है, तो निश्चित ही मान के चलिए कि आप बच्चे को ऐसा है दिशा देंगे। मैं आपसे एक निवेदन और भी करूंगा, आपको अगर कभी दुविधा इस तरह की होती है तो हम जैसे काफ़ी लोग हैं जो राजस्व सेवा से निकले हुए हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8-10 लोगों के मुझे नाम याद है, हम उनसे संपर्क कर सकते हैं जो निःशुल्क आपकी उपलब्धि में शामिल हो सकते हैं। बुवानिया के तहसीलदार जी यहाँ पे बिराज रहे हैं, मैं यहाँ आपके सामने हूँ, कन्हैयालाल जी बोपरिया मेरे साथ काम किए हुए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रेवेन्यू में जो राजस्व से संबंधित है। वैसे मेडिकल पैसे से, पुलिस पैसे से ये भी काफ़ी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी सेवाओं को नकार रहा हूँ, लेकिन जो आम आदमी की जो आर्थिक दृष्टि से जो एक रीढ़ है, वो जब तक कमज़ोर रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सक्षमता निश्चित रूप से आनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको दिशा देने का प्रयास किया है। मैं खुद चाहता हूं कि आप लोगों को दिशा मिले, लेकिन दिशा देने से पहले आप में एक जो उर्मा होनी चाहिए। मारवाड़ी में कहावत है ये कि उर्मा क्या है तुम्हें, ललक क्या है, जुनून क्या है,
उस चीज को प्राप्त करने का जुनून क्या है। सफलता हासिल होती है जुनून के साथ। सफलता हासिल होती है आपकी जिजीविषा से, उससे जुड़ी हुई है। अगर आपने पूरा लगन से अगर आपने काम कर लिया और एक बार लगन